क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 146, 146। साझेदार का अवकाश ग्रहण करना। XYZ एक फर्म में साझेदार हैं, 1/2, 1/3, 1/6 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हैं। उनकी बैलेंस शीट इस प्रकार है, जैसी भी है, देख लो। उपयुक्त तिथि को, यानी जिस दिन हमारी बैलेंस शीट बनाई है उसी तिथि को वाई निम्नलिखित शर्तों के आधार पर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। क्या क्या शर्तें? पहली, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9000 किया जाएगा और फर्म की ख्याति पुस्तकों में इसे नहीं दिखाया जाएगा। ये नहीं कहता तो भी नहीं दिखाता। लेखा मानक 10 और 26 के अनुसार अर्जित की गई ख्याति को कभी भी पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। मशीनरी पर 10%, मोटर वैन पर 15% डेप्रिसिएशन लगाना है। स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% की वृद्धि की जाएगी। संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन 975 रुपये से बढ़ाया जाएगा, यानी 975 रुपये और बढ़ाए जाएंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के लिए 825 रुपये का दायित्व बनाया जाएगा। ये निर्णय लिया गया कि वाई, एक्स और जेड लाभ को 3:2 में भविष्य में बांटेंगे। आप पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों के पूंजी खाते और वाई के अवकाश ग्रहण करने के पश्चात फर्म की स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट बनाइए। सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पहला, मशीनरी पर 10% और मोटर वैन पर 15%। तो 2 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। आपकी मशीनरी पुस्तकों में कितनी है? 17,500। 17,500 का 1,750। दूसरा है मोटर वैन। मोटर वैन है आपकी 4,000। 4,000 का 15% 600 रुपये। आगे स्टॉक को 20% बढ़ाना है। बाई स्टॉक। स्टॉक आपकी पुस्तकों में है 12,500 और 20% का मतलब हो गया 2,500। अरे 12,500 का 20% निकाल लो। 12 दूनी 24 है 5। इसके बाद है भवन को 10%। बाई बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके पास है साहब 22,500। ये कितनी करनी है वृद्धि? 10%, 2,200। राइट। इसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 975 से बढ़ाना है। आपकी पुस्तकों में से बढ़ाना नहीं लिख रखा हो तो लिख लो। से बढ़ाने का मतलब इतना और बढ़ाइए। 2 PBD 975। हाँ। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष के लिए 825 रुपये का प्रावधान करना है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके पास पहले से नहीं है तो आपको नया फंड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 वर्कमैन कंपनसेशन फंड 825 रुपये का। ठीक, निकाल लो। ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। 2, 4, ये ज़्यादा है। 0, 5, 9, 18, 18 से 24, 24 से 7, 31। ये ज़्यादा है। 4,750। 600 रुपये का क्या आया? प्रॉफिट आया। 2 पार्टनर्स कैपिटल XYZ रेशो क्या है? 1/2
2, सही है क्या? हाँ, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/6, 3:2 अनुपात 1 आएगा नहीं है? तो 3:2 अनुपात 1, 300 रुपये, 200 रुपये और 100। यह आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। मैंने तुमको प्रीवियस के समय बताया था इसकी क्रमता है, क्रम से लिखो। सबसे पहले कैपिटल बाई बैलेंस पीडी, यानी इनकी पूंजी कितनी कितनी है? 20, 15, 12,500, 20,000, 15,000, 12,500। उसके बाद संचित लाभ हो तो है क्या? इसमें रिजर्व है आपका 6,000 है कि नहीं? रिजर्व 6,000 बढ़ जाएगा बाई रिजर्व फंड। 6,000 को 3:2 में तो 3,000, 2,000 और 1,000। इसके बाद यदि गुडविल का खाता खुला हुआ है तो बंद कर दो। है क्या इसमें गुडविल? नहीं है, नहीं है तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट था बाई रिवैल्यूएशन 300, 200 और 100। यहां तक आपको क्वेश्चन में रिटायरमेंट का कोई लेना देना नहीं है। अब रिटायरमेंट के लिए अब चालू होगा। क्या होगा? फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपये पर किया गया है। फर्म की गुडविल कितनी है? 9,000। अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है? वाई। वाई का हिस्सा कितना है? 2/6। उसका हिस्सा कितना होगा गुडविल में? यानी उसको गुडविल के पेटे कितने देंगे? 3,000 देगा। देगा कौन इसमें? किस अनुपात में देंगे? गेन रेशो में, फायदे के अनुपात में। फायदे का अनुपात कैसे निकलेगा ये बताया था। नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। एक्स का नया कितना है? 3/5 है कि नहीं? नया अनुपात देखिए लिख रखा है कि भविष्य में एक्स और जेड 3:2 में बांटेंगे। पुराना अनुपात क्या है इसका? 3/6, 37, 18, 5, 15, 3/30 यानी 1/10। एक्स को कितना गेन हुआ है? 1/10। जेड को 2/5, 1/6, 6 दूनी 12, 5 कम 5, 7/30। इसको अपन 3/30 और 7/30 अर्थात 3:7। फायदा कितना हुआ है? एक्स को 3/10, जेड को कितना? 7/10। तो ये 3,000 को इस अनुपात में बांटते हैं। तो 3 दिया 9 और 7 दिया 21। तो यहां देंगे बाई एक्स। एक्स कितना दे रहा है? 900। बाई जेड 21। यहाँ लिख देंगे 2y 900 और
इनके खाते में से गए, इसके खाते में गए। इसके अलावा क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं है बस। टोटल कर लो, वाई का भुगतान कर दो, और 13,000। कैश है क्या अपने पास इतना? भाई भाई को कितना देना है? 30,200। अगर हमारे पास कैश नहीं है तो हम ऋण ले लेंगे। देखो तो कैश है कि नहीं इसमें? कैश तो हमारे पास 1,250 रुपये मात्र, इसलिए वाई के खाते को टू वाई लोन में ट्रांसफर कर देंगे। कितना? 20,000। कैश होता तो हम टू कैश कर देते। अब इनका निकाल लो टू बैलेंस शीट। इसका बच रहा है 0 0 9 4 13 22,400 तो एक्स की कैपिटल बची है, 0 0 5 और 11,500 जेड की कैपिटल बची। उतार लो, उसके बाद बैलेंस शीट बता दूंगा। हो गया? चलो आगे। अब आ जाओ बैलेंस शीट। ये कैपिटल ध्यान रखना, 22,400 11,520। बैलेंस शीट में आप पुरानी बैलेंस शीट के आधार पर करेगा। जो चेंज हो रहे हैं उनमें चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं करना। तो बैलेंस शीट में देखिए आप, सबसे पहले लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर कितने थे पुरानी बैलेंस शीट में? 9,500, कोई चेंज नहीं है। बिल्स पेबल कोई चेंज नहीं है। रिजर्व फंड आपने बांट ही लिया। इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन फंड के कितने लिए थे? अरे वर्कमैन कंपनसेशन 825। कैपिटल एक और है, वाई लोन। लोन कितना है वाई का? 20,200। कैपिटल एक्स की कितनी थी? 22,400। और जेड की 33,500।
900। सही है, वही नहीं वही कर लेंगे। अब आगे आ जाए कैश। कैश कितना है हमारे पास? 1250 में पैसा आया है और में गया है। इसके बाद डेब्टर्स। डेब्टर्स कितने के थे? 8000। अपन ने पीवीडी कितना का दे रखा था? 250 और नया और हो गया कितना? 975। 5 2 1225 सही है ना? पीवीडी 5 7 6775 के शुद्ध देनदार बचे। इसके बाद स्टॉक। स्टॉक हमारे पास पहले कितना था? 12500। अपन ने स्टॉक में वृद्धि की है कमी की है? वृद्धि की है। कितनी? 20%, यानी 2500 के करीब नहीं, 15000 का हो गया कि स्टॉक। अब इसके बाद है मोटर वाहन। मोटर वाहन कितने का था? 4000 का था, 600 कम कर दिया, 3600। 3600 से होगा 400 होगा। इसके बाद है मशीनरी। मशीनरी कितने की थी? 17500। मशीनरी पे क्या लगाया था? डेप्रिसिएशन 1750। कितने की रहेगी मशीनरी? 15750। बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की थी? अपन ने कमी करी थी या वृद्धि करी थी? कितनी? 2250 करी थी ना। फिर 24700। अब कोई मत जो छूट गई हो, कोई नहीं है। और अब मेन कंपनसेशन फंड भी आ गया, तीनों चारों चीजों का डेप्रिसिएशन लगाया वो आ गया, वृद्धि की वो आ गया, लोन आ गया, कैपिटल आ गई, सब कुछ आ गया। अब इनका टोटल कर लो इसकी बात। 5 7 5 12 12 और 10 22 2 4 11 11 और 4 15 15 और 7 22 22 और 7 2 6 2 8 1 9 9 9 14 14 3 17 17 और 22 22 और 4 26 2 2 4 2 66,925 5 2 5 5 10 10 18 18 2 20 20 और 9 29 2 9 2 11 2 13 13 13 और 3 16 असल लगी 1 बराबर आ गया कि नहीं? 66,925 और 66,900। इसका मतलब अपनी बैलेंस शीट सही है। अपना क्वेश्चन अब तक की रामायण सही है। तो काम देंगे।
हो गया। अब आगे चलो, 2-4-5 मिनट अपन वो पढ़ा देते हैं मृत्यु। साझेदार की मृत्यु। साझेदार के अवकाश ग्रहण करने में और साझेदार की मृत्यु होने में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में वो फर्म का त्याग करता है। मरेगा तो जाएगा, और अगर वो रिटायरमेंट ले जाए तो भी फर्म को छोड़ करके जाएगा। केवल 2 अंतर होते हैं। एक अंतर होता है तिथि का, डेट का। अपन अवकाश ग्रहण करने की एक निश्चित तिथि निर्धारित कर सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में किया था कि अपन कितने को मना रहे, 31 मार्च को खाता बंद कर रहे हैं, और किसी साझेदार का रिटायरमेंट भी अपन उसी दिन दे दें, जिसे खाता तो बना ही रहे, जो उसका हिस्सा बनता है ले जाओ। यह अवकाश ग्रहण करने में संभव है, लेकिन मृत्यु किसी से कहें हम खाते बनाए उतने तक रुक जाए, उसके बाद मर जाना, तो ये संभव नहीं है। वो आज खाते बना रहे हो, 4 दिन बाद ही मर सकता है, 1 महीने बाद ही मर सकता है, 6 महीने बाद ही मर सकता है। तो पहला अंतर तो ये, इसका हमारे इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? प्रभाव यह पड़ता है कि अवकाश ग्रहण करने की तिथि निश्चित होती है, इसलिए उसको अन्य चीजें नहीं दे, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता, सैलरी नहीं दी जाती, लाभ में हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन मृत्यु वाली तिथि तक, जिस दिन खाते बनाते हैं उस तिथि से, और जिस दिन मृत्यु होती है उस तिथि तक का उसको सभी परिलाभ दिए जाएंगे। आप खाते बना रहे हो 31 मार्च 2020 को, और किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है 1 जुलाई 2020 को, जरूरी नहीं है 1 जुलाई को, 2 जुलाई को भी हो सकती है, तो अपन उसको 31 मार्च से और 1 जुलाई के सभी परिलाभ देंगे, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो, चाहे उसका लाभ में हिस्सा हो, चाहे उसका वेतन हो, कमीशन हो, सैलरी, जो भी चीजें हैं वो सब दी जाएगी। पहला अंतर तो ये होता है। दूसरा अंतर ये होता है जेएलपी। मैंने जेएलपी बताई थी अवकाश ग्रहण करने की, कि अवकाश ग्रहण करने पर जेएलपी का जो मूल्यांकन किया जाता है, जो लेखे किए जाते हैं, वो 2 विधि बताई थी। या तो आप उसको सरेंडर कर रहे हो या सरेंडर नहीं कर रहे हो। लेकिन मृत्यु होने पर जेएलपी की संपूर्ण राशि प्राप्त होती है। भाई बीमा क्यों कराया है? इसलिए कि या तो कोई किसी की मृत्यु या घटना का घटित होना या समय अवधि पूरी होना, दोनों में से कोई भी एक कार्य पहले होता है तो संपूर्ण राशि प्राप्त हो जाती है। लेकिन अवकाश ग्रहण करने में ऐसी स्थिति नहीं होती है। समय पूरा हो जरूरी नहीं है, मर तो गया ही नहीं, यहाँ मृत्यु तो हो रही है, निश्चित है। जब मृत्यु होगी तो जेएलपी का संपूर्ण राशि प्राप्त होगी, और उस राशि को सभी साझेदारों में बांटा जाता है जेएलपी में। तो जेएलपी का मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसी में पूरी कहानी अलग से पढ़ानी पड़ेगी। ये 2 अंतर के अलावा और कोई अंतर नहीं है। रिवैल्यूएशन आपका वैसे ही बनेगा, संचित लाभ हानि वैसे ही बटेंगी, गुडविल का मूल्यांकन उसी प्रकार होगा, गुडविल के लेखे उसी प्रकार होंगे। केवल अंतर क्या आएगा? अंतर आएगा ये 2 चीजों में, एक तो मृत्यु की तिथि में और एक जेएलपी के लेखों में। इसके अलावा और कोई भी अंतर नहीं है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी, यानी सभी साझेदार मिलकर के
और एक पॉलिसी ले लेते हैं, तो उसका ये मतलब होता है किसी भी एक साझेदार की मृत्यु होने पर बीमित राशि मिलती है और वो सभी साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दी जाएगी। राइट, तो ये कल मैं JLP बताऊंगा तुमको। तो बस आज इतना हो गया काम।